जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देवघर आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर डेली न्यूज एनालिसिस के इस लेक्चर में। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम कई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर करेंगे जो पिछले हफ्ते न्यूज़पेपर में हेडलाइंस में रही हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहली न्यूज के साथ। दोस्तों, देश में एक बहुत ही कायराना आतंकी हमला हुआ पहलगाम में। 26 लोग उसमें मारे गए, एक नेपाली व्यक्ति भी उसमें मारे गए। हमने पिछले लेक्चर में उनकी बात की थी और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पूरे अटैक को हमने समझा भी था। अब अटैक के बाद दोस्तों बहुत सारी खबरें न्यूज में हैं। उन्हीं में से एक खबर है इन्फिल्ट्रेशन की, कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में इन्फिल्ट्रेशन लगातार होता है, लगातार घुसपैठ होती है। और आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि उस घुसपैठ करने वाले आतंकी को पकड़ने में हमारे सेना के जवान को, पुलिस बलों को, पैरामिलिट्री को काफी मशक्कत करनी पड़ती है और अक्सर हमने देखा है कि आतंकी भाग जाया करते हैं। तो ऐसा क्या होता है और किस तरीके से ये इन्फिल्ट्रेशन को रोका जाए, क्या स्थिति है बॉर्डर पे, आइए आज पूरे इस मुद्दे को हम समझेंगे। इस पूरे मुद्दे को हम समझेंगे और देखेंगे कि आखिरकार क्या परेशानियां हमारे जो सुरक्षा बल हैं उनके सामने आती है। मित्रों, पूरा आर्टिकल आया हुआ है। इस पूरे आर्टिकल को हम बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही इजी वे में समझेंगे। देखिए, यहां पर कुछ चित्रों के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। मित्रों, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से करीब करीब 3300 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। आप अगर भारत का और पाकिस्तान का नक्शा देखेंगे तो पूरा 3300 किलोमीटर की ये बाउंड्री भारत के साथ शेयर हो रही है। अब इस 3300 किलोमीटर में देखिए, गुजरात भी है, राजस्थान भी है, पंजाब भी है और जम्मू कश्मीर भी है। लेकिन घुसपैठ की सर्वाधिक घटनाएं कहां से आती हैं? कश्मीर से आती हैं। बाकी जगहों से इतनी घुसपैठ की घटनाएं हमारे सामने न्यूज में नहीं आती और नहीं होती हैं, लेकिन कश्मीर में होती हैं। तो आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि कश्मीर में इतनी घटनाएं वहां पर हो रही हैं? कई लोग कहते हैं कि वहां पर लोकल्स का सपोर्ट है इसलिए वहां पे घटनाएं हो रही हैं, लेकिन आज हम वहां पे कुछ और चीजें देखेंगे जो वहां पर घुसपैठ को आसान बनाती हैं। हम देखते हैं उन चीजों को और उन पे समझते हैं कि हमें क्या करना होगा। अगर हम कश्मीर की बात करें तो वो 3300 किलोमीटर की जो बाउंड्री लाइन है उसमें 1100 किलोमीटर ये कश्मीर की बाउंड्री से सेट होती है। अब मित्रों, ये जो कश्मीर का पूरा इलाका है ये आप देखेंगे तो पूरी तरीके से दोस्तों ये बर्फीला पहाड़ी क्षेत्र है और साथ में घना जंगल का क्षेत्र है। अगर आप जम्मू कश्मीर के एक और मैप को देखेंगे तो मैंने आपको जम्मू कश्मीर में यहां पर जो पर्वत श्रेणियां हैं उनके बारे में बताया है। सबसे ऊपर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर कराकोरम श्रेणी है। ये आप इलाका देखेंगे तो यहां पर कराकोरम पर्वत श्रेणी है। उसके बाद ये लद्दाख श्रेणी है, फिर जास्कर वैली है। उसके बाद यहां पर अगर हम इस वाले हिस्से में देखेंगे तो ये पीर पंजाल का पूरा हिस्सा यहां पर है जो सघन पहाड़ियों का हिस्सा है, सघन वृक्षों का, सघन जंगलों का हिस्सा है। इसके नीचे आप आएंगे तो धौलाधर श्रेणी है, फिर शिवालिक श्रेणी है। मतलब ये जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका ऐसा है जो सघन पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उन पहाड़ियों पे सघन जंगल हैं और जंगलों में भी देवदार जैसे वृक्ष लगे हुए हैं जो काफी ऊंचे होते हैं, जिसकी वजह से विजिबिलिटी एकदम शून्य हो जाती है। आप दूर से कुछ देख ही नहीं सकते। सर्विलांस करना भी होगा तो ऊपर से आप कुछ देख ही नहीं सकते क्योंकि नीचे सघन जंगल है। ऐसा इलाका ये कश्मीर का है। और दोस्तों, सबसे बड़ी वजह यही है कि ये इलाका आतंकियों को घुसपैठ करने के लिए आसान रास्ते देता है और हमारे सुरक्षा बलों को मजबूरी देता है। वही हुआ जम्मू कश्मीर में। पहलगाम में अटैक हुआ, 26 लोग मारे गए और उसके बाद जो आतंकी थे जिनकी संख्या 6 या 7 बताई जा रही है वो उन्हीं जंगलों में भाग गए। आप देखेंगे एक नक्शा तो देखिए, ये है वो नक्शा जहां पर अटैक हुआ। ये है वो बैसरन वैली जिसकी बात हमने पिछले लेक्चर में की थी। ये है वो बैसरन वैली। अब इस बैसरन वैली के आसपास का इलाका देख लीजिए। ये पूरा जो इलाका है दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो ये वाला इलाका है। अगर आप इस पूरे इलाके की बात करेंगे तो ये इलाका जो है ये वाला इलाका है। ठीक है। अब यहीं पर आप देखिए, ये बैसरन वैली, कितनी पहाड़ियां हैं और ये हरा हरा जो आपको दिख रहा है ये पूरा जंगल का इलाका है। ये मैप में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए ये पूरा ये पीर पंजाल श्रेणी वाला इलाका आ रहा है। और दोस्तों, केवल पहलगाम नहीं, इस पूरे इलाके में देखिए ये वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका, ठीक है, ये वाला इलाका ये पीर पंजाल का ही इलाका है। इस पीर पंजाल के इलाके में ही बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे। आपने राजौरी सुना होगा, कठुआ सुना होगा, है ना, आपने पंपोर सुना होगा, ठीक है, आपने कुपवाड़ा सुना होगा। ये देखिए ये जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट हैं और ये देखिए जितने भी ये आतंकी हमलों वाले डिस्ट्रिक्ट है ना, वो देखिए यही पीर पंजाल की श्रेणी में आते हैं। ये देखिए ये यहाँ पर ये गांधी बरल है जहां पर अभी 3-4 साल पहले हमला हुआ था। ठीक है, इसके बाद ये पुलवामा है, अनंतनाग है, ठीक है, ये देखिए ये कुलगाम है, ये राजौरी है, ठीक है, ये पुंछ है,
ये बड़गाम है, बारामूला है, कुपवाड़ा है, बांडीपोरा है, ये सारे आतंकी हमले जो होते हैं वो यहीं इन्हीं जंगलों के इलाके में, इन्हीं पहाड़ी इलाकों में से घुसपैठ करके दोस्तों किए जाते हैं, जिसके बाद इनको पकड़ना लगभग लगभग नामुमकिन हो जाता है। और जंगल का इलाका, हमारे सुरक्षा बलों की कैजुअलिटी भी इसलिए ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जंगल का इलाका है। अब जंगल के इलाके में तो आपको बंदूक लेके चारों ओर देखना है, आपको पता ही नहीं कि किस पेड़ के पीछे, किस पेड़ के ऊपर, किस पहाड़ी के पीछे आतंकी छुपा बैठा है। तो आपको चारों तरफ से हमले झेलने होते हैं, इसीलिए हमारे सुरक्षा बलों की कैजुअलिटी भी ज्यादा हो जाती हैं इस तरह के ऑपरेशंस में। तो दोस्तों इस वजह से कश्मीर में यहां पर जो है वो टेररिस्ट अटैक और घुसपैठ ज्यादा हो जाती है। अब अगर हम अपनी बात करें कि हमें क्या करना होगा, तो इस तरह की घुसपैठ को रोकने के लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास एक एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड होनी चाहिए। उसमें तमाम तरह की चीजों को हम शामिल कर सकते हैं, हम मैन पावर को शामिल कर सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी को शामिल कर सकते हैं, हम और भी बहुत सारी चीजों को शामिल कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको स्थिति बताई कि स्थिति इस समय कश्मीर की क्या है और किस तरीके से यहां पर दिक्कत हो रही है। कई जगह तो ऐसी हैं जहां पर 100 मीटर के आगे का भी देखना मुश्किल है, इतना घना जंगल है, इतनी पहाड़ियां हैं कि 100 मीटर आगे आपको क्या है वो चीज नहीं दिखेगी। और आजकल तो आतंकवादियों के पास भी M4 कार्बाइन बंदूक होती है, जिसकी रेंज 200, 300, 400 मीटर तक होती है। अब बताइए किसी फौजी को 100 मीटर आगे का नहीं दिख रहा और सामने आतंकी 500 मीटर दूर बैठा है, उसकी बंदूक की गोली की रेंज 500 मीटर है, वो तो 500 मीटर दूर से देख लेगा, हमारे फौजी को 100 मीटर दूर ही नहीं दिखेगा। समझ रहे हैं? तो इसीलिए हमें बहुत सारे गैजेट्स की आवश्यकता है जो हम अपने सैनिकों को, अपने जवानों को दें, ताकि वहां से चीजें आगे बढ़े। तो मित्रों आपको समझ में आया होगा कि कश्मीर में आखिरकार इतनी चीजें ये क्यों हो रही हैं और इनकी क्या वजह यहां पर आपको दिखाई दी होगी। आगे बढ़े तो अगर हम देखें केवल पहाड़ी इलाका नहीं, इसके अलावा वहां का जो मौसम है, वहां का जो वेदर है, वो भी दोस्तों हमारे जवानों के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी करता है। ठंड के मौसम में, जब जनवरी का मौसम होता है, दिसंबर का मौसम होता है, तो वहां पर जो बर्फ होती है वो 15-15 फुट तक ऊपर जम जाती है। अब सोचिए बॉर्डर के इलाके में 15-15 फुट तक बर्फ जमी हुई है, पहाड़ी इलाका है, पता नहीं कहां खाई है, कहां पहाड़ी है, कहां जंगल है, कहां खाई है, उसमें भी 15-15 फुट जो है बर्फ जमी हुई है। तो ऐसी स्थिति में वहां कैसे पेट्रोलिंग होगी, वहां कैसे हमारे जवान जा पाएंगे? तो बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं हमारे विंटर्स के इलाके में। और एक बात बता दूं आपको, विंटर्स में हमारे साथ एक दिक्कत और भी होती है। हमने पूरे बॉर्डर पर क्या किया हुआ है? फेंसिंग की हुई है, इस तरह की फेंसिंग की हुई है, ये तारों से हमने फेंसिंग की हुई है, गोल तार लगाते हैं, लंबे खड़े तार लगाते हैं। लेकिन बर्फबारी के समय क्या होता है, ये सारे तार जो है ना, ये बैठ जाते हैं, ये दब जाते हैं, ये टूट जाते हैं। अब पहली बात तो पेट्रोलिंग ही मुश्किल है, इन इलाकों तक 15-15 फुट की बर्फ के बीच में जाना ही मुश्किल है, लेकिन जाना पड़ता है क्योंकि देखना है कि कहां कहां तार टूटा है, कहां कहां नहीं टूटा है। अब इन तारों को वापस सही करने में दोस्तों बहुत समय लगता है, इन तारों को वापस से लगाने में, वापस से ठीक करने में बहुत टाइम लगता है, और वो टाइम एक गैप क्रिएट करता है। उसी गैप का फायदा उठाकर ये टेररिस्ट या आतंकी घुसपैठ करते हैं। तो ये बड़ी परेशानी भारतीय जवानों के सामने रहती है। इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम यहां पर क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे जवान यहां पर इतने स्ट्रेसफुल ड्यूटी पे रह रहे हैं, इतनी स्ट्रेसफुल उनकी ड्यूटी है कि खबरों के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है कि 3 दिन में 1 रात वो सो पाते हैं। 3 रातों में से 1 रात ऐसी आती है जब वो अपनी पूरी नींद ले पाते हैं, बाकी रातों में वो 2 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे की नींद ले पा रहे हैं। यानी उनकी खुद की लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो जाती है, मेंटली, फिजिकली बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ को वहां पे जी रहे हैं। इसीलिए बहुत बहुत पॉसिबल है कि कहीं ना कहीं कोई छोटी सी मिस्टेक हो जाए। ये भी एक प्रॉब्लम वहां पर बड़ी दोस्तों रहती है, जिसकी वजह से यहां पर हमें बहुत सारी घुसपैठ की घटना देखने को मिल जाती हैं। अगर हम इसके अलावा देखें तो जो गैजेट्स वहां पर प्रयोग किए जाते हैं, अब देखिए एक बात समझिए, ये पूरा पहाड़ी इलाका है, पूरा जंगली इलाका है, ठीक है? अगर आप गैजेट्स यूज कर भी रहे हैं, हमने आपको टेक्नोलॉजी दे दिया, आपको नाइट विजन कैमरा दे दिया, आपको हमने बहुत सारे गैजेट्स दे दिए, बट उनके लिए भी तो बैटरी पावर चाहिए। अब ऐसे जंगली इलाके में, पहाड़ी इलाके में, बर्फबारी के बीच में आपको कहां से मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी, कहां से मिलेगी आपको चार्जिंग? नहीं मिल पाएगी। तो ऐसा कहा जाता है कि ये गैजेट्स भी मैक्सिमम इनकी जो लेंथ होती है वो 12 घंटे तक की होती है। 12 घंटे के बाद डिस्चार्ज, उसके बाद फिर आइए आप कैंप में, फिर आइए अपने बेस पे, फिर चार्ज कीजिए, फिर जाइए। तो वो एक गैप बहुत लंबा क्रिएट हो जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर वेदर की भी रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर दोस्तों मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर हम यहीं पर देखें तो भाई हमें जरूरत किस चीज की है? हमें जरूरत है एक बहुत स्ट्रांग हमें कनेक्शन की, एक बहुत स्ट्रांग नेटवर्क की।
इसके अलावा एक और परेशानी भी है, आपको बताते हैं। देखिए इसके अलावा परेशानी क्या है कि भाई हम किस तरीके से इसको रोक सकते हैं। चाहे हम अपने जवानों की बात करें, चाहे हम अपने मिलिट्री पर्सनल्स की बात करें, हम इसको रोकें कैसे? कहीं फॉग परेशान कर रहा है, कहीं रेन परेशान कर रही है, ठीक है, कहीं टेम्परेचर दिक्कत कर रहा है, ठीक है, कहीं जंगल दिक्कत पैदा कर रहे हैं, तो हम क्या करें? अब यहीं पर दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है और वो है एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड का, जिसमें कई सारी चीजों पर बात की जा रही है। सबसे पहले बात की जा रही है बहुत सारे मैन पावर की, कि आपके पास इतना बड़ा इलाका है, 1100 किलोमीटर की अगर ये रेंज है, तो आपको मैन पावर वहां पे स्टैब्लिश करना होगा, जो कि ऑलरेडी वहां पर है। बट मैन पावर के बारे में मैंने बताया कि 3 दिन में एक रात सो पा रहे हैं, मतलब आपको और ज्यादा वहां पे फोर्सेस भेजनी है ताकि उनको रिलैक्स मिले, ताकि वो फुल परफॉर्मेंस वहां पर दे पाए। तो पहले तो मैन पावर आपको लगानी पड़ेगी। सेकंड, आपको टेक्नोलॉजी वहां पे एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे जवानों को देनी पड़ेगी, हमारे सुरक्षा बलों को देनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको एक काम बहुत इंपॉर्टेंट करना है, वो है बॉर्डर फेंसिंग। बॉर्डर फेंसिंग पे जरूर आपको काम करना पड़ेगा। अगर बॉर्डर फेंसिंग हम कर लेते हैं तो बहुत राहत हमें मिल जाएगी। मैं आपको बताता हूं कुछ आंकड़े। देखिए देखिए बॉर्डर फेंसिंग अगर हम बात करें तो बॉर्डर फेंसिंग का काम हमारे देश में 2002 के बाद बहुत तेजी से शुरू हुआ। 2003-4 के बाद से हमारे देश में बहुत तेजी से बॉर्डर फेंसिंग हुआ। तो मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, 2002 में जितने भी घुसपैठ के प्रयास हुए पाकिस्तान से, उसमें से आधे से ज्यादा जो है वो सक्सेसफुल हो गए। लेकिन अगर आप 2010 की बात करेंगे तो जितने घुसपैठ के प्रयास हुए, ऐसा कहा जाता है कि उसमें से 1/5 ही केवल सक्सेसफुल हो पाए, यानी 20%। अब आप सोचिए कि फेंसिंग का कितना बड़ा फायदा है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, फेंसिंग की बात हम क्यों कर रहे हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि लोकल आतंकी हैं, लोकल आतंकी नहीं भाई। अगर हम बात करें 2024 की, तो टोटल मिला के 73 टेररिस्ट को मारा हमारे सुरक्षा बलों ने, और इनमें से 60% पाकिस्तान से बिलोंग करते थे। यानी मेजर जो टेररिज्म है वो कहां से आ रहा है? पाकिस्तान से आ रहा है। उनकी सपोर्ट से यहां पर लोगों को बहकाया जा रहा है, यहां पर फुसलाया जा रहा है और उनको फिर इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो अगर हम बॉर्डर पे फेंसिंग कर दें, वो फेंसिंग बहुत हद तक हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। दूसरी बात, इतने घने जंगल हैं, इतनी पहाड़ियां हैं, इतने मौसम में अगर कोई घुस के अंदर आ जाता है तो उसको पकड़ना दोस्तों, सीरियसली बोल रहा हूं कि बहुत मुश्किल है। हम यहाँ खड़े खड़े कुछ भी कह सकते हैं, बट अगर आप वहां लोकेशन पर जाएंगे, वहां प्रैक्टिकल लोकेशन पर जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि कोई अंदर घुस गया है, उसको ढूंढना, पकड़ना और मारना। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है कि हम इन्फिल्ट्रेशन होने ही ना दें। हम ऐसा कुछ वहां पे करें जिससे इन्फिल्ट्रेशन हो ही ना, हम उन्हें पार ही ना करने दें बॉर्डर। उसके लिए फेंसिंग दोस्तों बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आप स्मार्ट फेंसिंग का यूज कर सकते हैं, जैसा कि इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोग्राम भी चलाया हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, CIBMS प्रोजेक्ट। ये दोस्तों 2016 में जब हमारे देश में पठानकोट अटैक हुआ था, तो पठानकोट अटैक के बाद गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सीरियस हो गई थी इस मोड पर, और अपने बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए इस प्रकार का कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को लागू किया था। अब इस सिस्टम में क्या करते हैं, हम केवल फेंसिंग नहीं करते, बल्कि फेंसिंग के साथ साथ जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं उनका भी वहां पर यूज करते हैं। जैसे हम वहां पर थर्मल इमेजेस का प्रयोग करते हैं। जैसे भी कोई इंसान जाएगा, बॉर्डर क्रॉस करेगा, तो थर्मल इमेजेस वहां पे लगे हुए हैं। वो कोई ना कोई थर्मल इमेज, भाई हमारी बॉडी से हीट निकल रही है ना, गर्मी निकल रही है, तो उस गर्मी का इमेज बना के सेना तक पहुंचा देंगे, और सेना के जो स्नैप शूटर बैठे हुए हैं, उस स्नाइपर बैठे हुए हैं, वो उनको शूट कर देंगे। तो ऐसे थर्मल इमेजेस का हमने प्रयोग किया। हमने जो है इंफ्रारेड और लेजर बेस्ड इंट्रूडर अलार्म यूज किया, यानी जैसे ही कोई वहां पर अंदर आएगा, वैसे ही वो अलार्म बज जाएगा और हमारे सैनिकों को पता लग जाएगा। इसके अलावा हमने जो है बहुत सारे एरियल सर्वेलेंस सिस्टम को यूज किया। हमने अनअटेंडेड ग्राउंड जो सेंसर्स हैं उनका प्रयोग किया, रडार, सोनार, सबका प्रयोग किया। इस प्रकार से बहुत ही एडवांस सिस्टम हमने बनाया, और एक स्टेट ऑफ आर्ट हमने एक यहाँ पर जो है वो प्रोटेक्टिंग सिस्टम का प्रयोग करना शुरू किया आफ्टर 2016, 2016 के बाद। तो इस प्रकार के सिस्टम का ही दोस्तों यहां पर प्रयोग करना अब जरूरी हो गया है। इस प्रकार के सिस्टम का हम प्रयोग करेंगे, तभी इस इन्फिल्ट्रेशन को हम यहां पर पूरी तरीके से रोक सकते हैं, इसको काबू कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आप जब भी बात करेंगे साइंस एंड टेक की, तो वहां पर भी इस तरह की बातें पूछी जाती रही हैं, और आप इस तरह से अपने पॉइंट्स को वहां पे इंप्रूव कर सकते हैं, अपने पॉइंट्स को लिखकर अपने आंसर्स को इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो अगली एक और न्यूज इसी अटैक से संबंधित है। जैसे ये अटैक हुआ,
उसके बाद इंडिया ने जो सिंधु जल समझौता है, इंडस वाटर ट्रीटी है, उसे एबियंस क्लियर कर दिया, होल्ड ऑन एबियंस, ठीक है। तो एबियंस का क्या मतलब है, क्या इंडिया ऐसा कर सकता है, और इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो रेजोल्यूशंस हैं, जो उसके अंदर कानून है, रूल्स हैं, वो क्या कहते हैं, इंटरनेशनल लॉ जो है वो इस पर क्या कहता है, उसकी बात हम करेंगे। साथ ही साथ अभी पाकिस्तान ने भी कहा कि अगर भारत ऐसा करता है, भारत की तरफ से कुछ भी ये घटनाएं होती हैं, तो पाकिस्तान भी क्या करेगा, शिमला समझौते को कैंसिल कर देगा। तो क्या वाकई में पाकिस्तान ऐसा कर सकता है, क्या उसके इंपैक्ट होंगे, या ऑलरेडी क्या स्थिति है शिमला समझौते की, हम इस आर्टिकल में आज इस पूरी बात को समझेंगे। तो मित्रों, पूरी बात मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, अगर हम अभी की बात करें तो इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया ने क्या कहा है कि भाई हम इसको एबियंस क्लियर करते हैं, हेल्ड इन एबियंस, ये लिखा है ये हेल्ड इन एबियंस, ठीक है। अब इस एबियंस का मतलब क्या है, हम जरा इसको एक बार समझ लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, सिंधु घाटी सॉरी सिंधु जल समझौता जो है, उसका एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 12। जरा इसको पढ़ते हैं, और इस पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी चीज समझ में आ जाएगी कि क्या भारत ऐसा कर भी सकता है, क्या सिंधु जल समझौते के अकॉर्डिंग भारत क्या पानी को रोक सकता है। आइए पढ़ते हैं। इस आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग, जो सिंधु जल समझौते का आर्टिकल 12 है, वो देखिए क्या कहता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसको समझना। ये क्या कहता है, देखिए क्या लिखा है, that the treaty can only be terminated by a duly ratified treaty concluded for the purpose between the two governments। यानी सिंधु जल समझौता अगर टर्मिनेट होता भी है तो दोनों सरकारों के द्वारा ही यह किया जा सकता है। दोनों सरकारें इस पर बात करें और दोनों सरकारें जब इसको रेटिफाई करेंगी तभी यह काम किया जा सकता है, ऐसा कहा गया है। सेकंड, एक बात और भी कही गई है, इंडिया ने कहा है कि भाई हम इस बात को नहीं मानते, हम इसमें एक संशोधन करना चाहते हैं। देखिए, सिंधु जल समझौते के आर्टिकल 12 में क्या लिखा है कि भाई दोनों सरकारें अगर राजी होंगी तभी ऐसा हो सकता है कि वो सस्पेंड हो या टर्मिनेट हो। लेकिन इंडिया ने क्या कहा, इंडिया ने कहा कि हम इस आर्टिकल 12 में क्या कर सकते हैं, इंडिया इन्वोक द प्रोविजन फॉर मॉडिफिकेशन। इंडिया ने कहा कि इसको बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है, ऐसे, दीज कम्युनिकेशन सिटेड फंडामेंटल चेंजेस इन द सर्कमस्टांसेस। यानी इंडिया ने कहा कि अगर सिंधु जल समझौते में ऐसा कहा गया है कि दोनों सरकारों के कहने पर ही, दोनों सरकारों के रेटिफिकेशन के बाद ही इसे कैंसिल या टर्मिनेट किया जाएगा, तो ये टर्म जो है ये बदली जा सकती है ऑन द बेसिस फंडामेंटल चेंजेस इन द सर्कमस्टांसेस। यानी इंडिया ने कहा कि जिन सर्कमस्टांसेस में यह समझौता किया गया था, अगर वो सर्कमस्टांसेस आज नहीं हैं तो इस टर्म को हम बदल सकते हैं। समझ गए मेरी बात? यानी जिन स्थितियों में, जिन कंडीशंस में, जिन पैरामीटर्स के ऊपर, उनके बेसिस पर यह समझौता किया गया था, अगर आज की डेट में वो एब्सेंट हैं, वैसी कंडीशंस नहीं हैं, वैसी सिचुएशंस नहीं हैं, तो वैसे सर्कमस्टांसेस अगर नहीं हैं, मूल स्थितियां नहीं हैं, तो हम इस चीज को बदल सकते हैं और यहां पर अपने आप कोई फैसला हम लोग ले सकते हैं, ऐसा इंडिया ने कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया ने क्या चेंजेस बताए, तो इंडिया ने कहा कि भाई पहली बात तो जो पॉपुलेशन डेमोग्राफी है ना, वो बदल चुकी है, ठीक है। सेकंड, इंडिया ने क्या कहा कि भाई देखो, हमें अब क्लीन एनर्जी का डेवलपमेंट करना है, उसको तेज करना है, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कहा, पाकिस्तान नॉट एक्टिंग इन द गुड फेथ। यानी पाकिस्तान जो है वो गुड फेथ के लिए काम नहीं कर रहा है, उसने अपना विश्वास खो दिया है और वो इस तरह की हरकतें कर रहा है जिसकी वजह से जो मूल स्थितियां हैं, फंडामेंटल जो सर्कमस्टांसेस हैं, वो अब नहीं रहे हैं। हम इसीलिए यहां पर चेंजेस कर रहे हैं। अब इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, समझ में आया ना आपको क्या है, कि आर्टिकल नंबर 12 में क्या लिखा है, इंडस वाटर ट्रीटी के आर्टिकल नंबर 12 में क्या लिखा है कि दोनों सरकारों के कहने पर ही यह संधि क्या होगी, कैंसिल होगी, टर्मिनेट होगी। इंडिया ने कहा नहीं, फंडामेंटल सर्कमस्टांसेस चेंज हो गई हैं, इसीलिए हम अकेले भी इसको चेंज कर सकते हैं। फिर इंडिया ने बताया कि कौन सी फंडामेंटल सर्कमस्टांसेस चेंज हुई हैं। इंडिया ने कहा कि पॉपुलेशन डेमोग्राफी अब बदल गई है, हमने कहा कि क्लीन एनर्जी को हमें डेवलप करना है, और तीसरा, पाकिस्तान जो है वो गुड फेथ में कोई एक्ट नहीं कर रहा है, यानी अच्छा विश्वास पात्र अब वो नहीं रहा है। अब इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, जरा सुन लीजिए। तो कहता है, फंडामेंटल चेंजेस इन द सर्कमस्टांसेस एंड लैक ऑफ गुड फेथ अलाउ कंट्रीज टू
रिस्काइन देयर कंसेंट फ्रॉम द एग्रीमेंट। यानी अंतरराष्ट्रीय नियम ये साफ साफ कहते हैं कि अगर दो देशों के बीच में कोई भी संधि हुई है, कोई भी एग्रीमेंट हुआ है और उन दोनों देशों के बीच में गुड फेथ नहीं रहा है या फंडामेंटल जो सर्कमस्टांसेस हैं वो चेंज हो गई हैं, तो वो देश क्या कर सकते हैं, उससे वापस हट सकते हैं, उससे पीछे हट सकते हैं, उस एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल इस लॉ के अकॉर्डिंग तो इंडिया ने कहा है कि भाई हमें लगता है कि गुड फेथ में काम नहीं कर रहा है, इसीलिए हम अपने एग्रीमेंट से पीछे हट रहे हैं। ये अभी इंडिया ने यहां पर कह दिया। अब जरा जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई, जानते हैं दोस्तों कि आखिरकार ये क्या है। तो जरा एक बार देख लेते हैं कि भाई जो लॉ है वो ट्रीटीज पर क्या कहता है और किस तरह की बात यहां पर करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट एक बात, किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी के लिए केवल दो ही वर्ड रिकॉग्नाइज्ड, पहला टर्मिनेटेड, दूसरा सस्पेंडेड। ये एबियंस वर्ड जो यूज किया है, ये एबियंस वर्ड जो गवर्नमेंट ने यूज किया है, आखिरकार ये रिकॉग्नाइज है ही नहीं। इस वर्ड का कोई मतलब ही नहीं है इंटरनेशनल लॉ में। अब इंटरनेशनल लॉ कौन सा? वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ ट्रीटीज 1969। ये ऐसा लॉ है जो सभी देशों के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय संधियां होती हैं वो संधियां किन नियमों पर होंगी, किन नियमों पर तोड़ी जाएंगी, ये उनका सेट है। इसी कन्वेंशन के रूल्स के अकॉर्डिंग, इसी कन्वेंशन के नियमों के अकॉर्डिंग दो देशों के बीच में अंतरराष्ट्रीय संधियां होती हैं और तोड़ी जाती हैं। तो इस नियम में क्या कहा गया, इन्होंने लिखा है डज नॉट फाइंड अ मेंशन इन द वियना कन्वेंशन। जो एबियंस वर्ड है वो वियना कन्वेंशन में कहीं है ही नहीं। वहां केवल दो ही वर्ड हैं, टर्मिनेशन और सस्पेंशन। लिखा है यहां पर साफ साफ। आर्टिकल 62 वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 62 स्टेट दैट फंडामेंटल चेंजेस ऑफ सर्कमस्टांसेस मे बी ग्राउंड फॉर टर्मिनेटिंग अ ट्रीटी अंडर सम कंडीशंस। यानी वियना कन्वेंशन का भी आर्टिकल 62 है वो यही कहता है कि अगर फंडामेंटल चेंजेस होंगे सर्कमस्टांसेस में, यानी स्थितियां जो है मूल स्थितियां आज नहीं होंगी, तो भी टर्मिनेशन किया जाएगा। एबियंस का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसके साथ साथ यहां पे ये भी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है आईसीजे, वो थोड़ी सी बातें और कठोरतम रूप में कहता है। वो कहता है कि भाई केवल ऐसा नहीं है, कुछ और चीजें भी प्रूव करनी पड़ेंगी तब वो ट्रीटी कैंसिल होगी, ऐसा हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहता है। लेकिन जो वियना कन्वेंशन है वो भी ये कहता है कि फंडामेंटल अगर सर्कमस्टांसेस में चेंज हुआ है तो फिर ट्रीटी क्या होगी, टर्मिनेट हो जाएगी। और भारत ने यही कहा है कि फंडामेंटल सर्कमस्टांसेस चेंज हो गई हैं, पाकिस्तान जो है गुड फेथ में काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है, इसीलिए हम इसे अबियंस करते हैं या इसे होल्ड पे करते हैं या फिर इसे टर्मिनेट करते हैं, सस्पेंड करते हैं, ऐसा भारत ने बोला। तो अगर हम वियना कन्वेंशन देखें उसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सही हो रहा है भाई। अगर पाकिस्तान गुड फेथ में काम नहीं कर रहा है तो भारत ने सस्पेंड कर दिया, ठीक है। IWT जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो भी यही कहती है आर्टिकल नंबर 12 कि दोनों देश जब मिलकर बैठेंगे तभी कैंसिल होगा, लेकिन फंडामेंटल सर्कमस्टांसेस चेंज हो गया तो कोई भी देश मना कर सकता है, ठीक है। अब आईसीजे जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वो कहता है ना, केवल इतनी सी बात नहीं, कुछ और भी चीजें प्रूव करनी होंगी तभी यहां पर जो है वो लागू होंगी चीजें। यानी पाकिस्तान के पास समय ऑप्शन क्या है, पाकिस्तान के पास ऑप्शन यही है कि वो अपनी जो रिक्वेस्ट है वो कहां लेकर जा सकता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर जा सकता है कि भैया भारत को रोको वरना हम मर जाएंगे प्यास से। तो पाकिस्तान भैया गया है पहले भी, ठीक है। 2016 में जब पठानकोट अटैक हुआ था उसके बाद भी भारत में ये खबरें उठने लगी थी कि भारत जो है वो सिंधु जल समझौता तोड़ सकता है और पाकिस्तान को प्यासा मार सकता है। तब पाकिस्तान वो गया था, अपने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया था, वहां पर उसने बात किया था। बताता हूं उसका क्या सारा मामला रहता है, किस तरह की चीजें वहां पर होती हैं। देखिए इंडस वाटर ट्रीटी की अगर बात करें तो उसमें भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को लेकर 3 टियर बताए गए हैं, 3 तरह के उसमें खेल समझाए गए हैं कि किस तरीके से दो देशों के बीच में डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व होगा। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि अगर दो देशों के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई झगड़ा होता है, तो आप एक काम करिए, आप जो है वो परमानेंट इंडस कमीशन का सेटअप कर दीजिए जिसमें दोनों देशों के लोग रहेंगे, वो मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे और चीजों को सामने रखेंगे। अगर मसला वहां से सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं सॉल्व होता है तो आप एक काम करिए, एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को बुला लीजिए, यानी जो ना भारत का हो ना पाकिस्तान का हो, किसी दूसरे देश का हो,
उस एक्सपर्ट को बुला लीजिए, वो एक्सपर्ट पूरा मुद्दे को समझेगा, जांचेगा, पड़तालेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा और सामने जो तथ्य आएंगे उनको रखेगा, दोनों देश पे एग्री हो जाए। अगर इन दोनों से भी काम नहीं बनता है तो फिर तीसरा है वही परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक है, आर्बिट्रेशन, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इस पे आप जाइए। तो 2016 में पाकिस्तान यहीं गया था, पाकिस्तान इसी पीएससी में गया था, ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ही गया था, और पाकिस्तान ने कहा था कि भाई हाँ हमें जो है वो न्यूट्रल एक्सपर्ट नहीं चाहिए, हम तो सीधे पीएससी में जाएंगे। इंडिया को बुलाया था, इंडिया गया था, लेकिन इंडिया ने क्या करा, रिफ्यूज कर दिया। इंडिया बोला कि भाई ऐसा है, हम किसी भी एक स्टेप को बाईपास नहीं करेंगे, आपको अगर डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन चाहिए तो स्टेप बाय स्टेप चलिए, हम पैरेलल कोई इन्वेस्टिगेशन यहां पर नहीं करने आए, आप न्यूट्रल एक्सपर्ट को बुलाइए, उससे पहले के स्टेप को करिए, सीधे हम पीएससी पे चले जाएं ऐसा हम नहीं करेंगे। ये भारत ने क्या कर, भारत नहीं गया। और दोस्तों इंटरनेशनल जो लॉ है वो क्या है, वो इन्फोर्सेबल नहीं होते, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो भी लॉ हैं वो तभी लागू होंगे जब देश उनको मानेगा। अगर कोई देश कहता है कि हम तुम्हारे लॉ नहीं मानेंगे तो उसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, और वही यहां पर हुआ। 2016 में भारत ने मना कर दिया, तो वो इंटरनेशनल जो लॉ है वो किसी भी तरह से भारत पर इम्पोज नहीं। तो अगर आज की बात करें तो पाकिस्तान के पास यही रास्ता है और भारत के पास फिर यही रास्ता है कि भारत उसको मानेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये पूरा सिंधु जल समझौते का भी पूरा सीन चल रहा है, इसकी मैंने आपको पूरी सारी कहानी समझाई, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में यहाँ पर आ गई। आइए आगे बढ़ते हैं। इस हमले के बीच में एक और चीज चल रही है कि पाकिस्तान ने शिमला समझौते को रद्द करने की धमकी दी है। शिमला समझौता 1972 में हुआ था, और यह समझौता बेसिकली दोनों देशों के बीच में दो चीजों पर डील करता है। सबसे पहला यह कहता है कि भाई जो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, उस लाइन ऑफ कंट्रोल का रिस्पेक्ट दोनों देश करेंगे, इंडिया भी करेगा, पाकिस्तान भी करेगा, ना एलओसी हम क्रॉस करेंगे ना एलओसी वो क्रॉस करेंगे। पहला तो शिमला समझौते में यह बात है। सेकेंड एक बात और भी है, बायलैटरल रिलेशंस आर टू बी कंडक्टेड बिटवीन टू कंट्रीज, यानी दोनों देशों के बीच में बायलैटरल रिलेशंस होंगे, द्विपक्षीय समझौते होंगे और दोनों देश इसको आगे बढ़ाएंगे। इन दो चीजों पर डील करता है शिमला समझौता। यानी अगर कैंसिल होता है तो इसका मतलब यही है कि भाई एलओसी को कोई नहीं मान रहा। अगर पाकिस्तान कैंसिल करता है तो पाकिस्तान ये नहीं मानेगा कि एलओसी के पार नहीं जाना, और भारत से द्विपक्षीय समझौतों को वो नहीं रखेगा, ऐसा है अगर वो कैंसिल करता है तब। तो यही पर इसकी अगर बात करें दोस्तों, तो यहां पर एक बात समझिए कि शिमला समझौते में ये तो लिखा है कि दोनों देश आपस में द्विपक्षीय रूप से संबंधित रहेंगे, एलओसी का रिस्पेक्ट करेंगे, और साथ में एक और बात लिखी है, नाइदर साइड शैल यूनिलैटरली अल्टर द सिचुएशन, यानी कोई भी एक देश अपनी तरफ से इन सिचुएशंस को क्रॉस करने का प्रयास नहीं करेगा, इनको हटाने का प्रयास नहीं करेगा। जबकि दोस्तों पाकिस्तान तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट में सीज फायर कर चुका है, सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है, सॉरी, कई बार सीमा पार से गोलीबारी हुई है। और 1999 तो हम सबको याद होगा, 1999 1999 का कारगिल वॉर, उसमें तो पाकिस्तान के मिलिट्री के सपोर्ट से पूरा उन्होंने कारगिल तक इन्फिल्ट्रेट कर दिया था। शिमला समझौते में जहां पर कहा गया है कि दोनों में से हर एक इंसान एलओसी का सम्मान करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी तोड़ रखा है। पाकिस्तान की तरफ से बहुत बार ऐसा हुआ है जब उनकी तरफ से कोई भी एफर्ट इस चीज को लेकर नहीं देखा गया। पाकिस्तान हमेशा घुसपैठियों को भेजता रहता है, हमेशा इन्फिल्ट्रेट करता रहता है। 1999 में तो उसने करा ही करा है। तो अगर ये चीजें देखी जाएं तो भैया उसने कंडीशंस को तो पहले से ही खत्म कर दिया है। जिन कंडीशंस पे शिमला समझौता था वो तो पाकिस्तान ऑलरेडी खत्म कर चुका है। जब ऑलरेडी वो कंडीशंस खत्म कर चुका है तो फिर किस बात का शिमला समझौता? अगर ऐसी बात देखी जाए तो भैया फिर शिमला समझौता तो बहुत टाइम पहले ही खत्म हो चुका है। दो देशों के बीच में यहां पर जो सस्पेंशन ऑफ टॉक्स है वो ही इस बात को दिखाता है। यहां पे क्या लिखा है कि दोनों देश बायलैटरल जो रिलेशंस हैं वो रखेंगे, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पिछले काफी समय से बातचीत ही बंद है। इसका मतलब ऑलरेडी शिमला समझौता जो है वो रद्द हो चुका है। ऑन पेपर्स की बस दिक्कत है, ऑन पेपर्स वो नहीं हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से वो कैंसिल ही चल रहा है। साथ ही साथ एक बात और भी है, जब शिमला समझौता हुआ था तो भारत के फौजियों द्वारा जीती गई बहुत सारी जमीन वापस दी गई थी पाकिस्तान को। उस समय हमने बहुत सारे जो पाकिस्तान के समर्पण किए हुए सैनिक थे, जिन्होंने हथियार डाल दिए थे, उनको हमने वापस किया था। तो भैया शिमला समझौते के तहत ही इनको वापस किया था हमने। अगर अब समझौता टूटता है तो फिर देखा जाएगा क्या होगा। हमने जमीन दी थी शिमला समझौते के तहत,
अब टूट रहा है तो भाई कर दो वापस फिर हमारी जमीन, अपने सैनिक जो है वापस हमारी जेलों में भेज दो आप, समझ रहे हैं। तो इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, इस तरह की चीजें यहाँ पर रहेंगी। फिलहाल मैंने समझाया कि क्या क्या इस समय चीजें यहाँ पर हैं। तो यहां से आपको छोटी मोटी चीजें अपने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को जरूर मिल सकती हैं अपने यूपीएससी एग्जाम्स में। ना आगे बढ़ेंगे, अगली एक और न्यूज इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड में देखें तो अमेरिका के टेरिफ वॉर की वजह से, अमेरिका के टेरिफ की वजह से पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी अभी अनस्टेबल हो गया है। अभी हर एक कंट्री का जो ट्रेड है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, वो डिस्टर्ब हुआ है। उसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी पर और ग्लोबल जीडीपी पर मेजर इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, मिल सकता है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में इंडिया में इन्वेस्टमेंट की इस समय बहुत नीड है। तो इंडिया भी डरा हुआ है कि भाई इंडिया में क्या होगा, इंडिया में कहीं ऐसा ना हो कि इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाए, इंडिया की इकोनॉमी को झटका लग जाए, जो आगे बढ़ती हुई इकोनॉमी है एकदम टूट जाए। तो ऐसे में हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं और रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं इस समय संजय मल्होत्रा, उन्होंने एक बहुत स्पष्ट संदेश यहाँ पर दिया है सभी इन्वेस्टर्स को, और उन्होंने इंडियन इकोनॉमी की कुछ खास बातें बताई हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप इंडियन इकोनॉमी के स्टेटस के बारे में अपने मेंस एग्जाम में लिखेंगे, जीएस पेपर 3 में, या जब भी आप कोई और चीज लिखेंगे ऐसी जहां पर इकोनॉमी की बात हो रही है, तो वहां पर आपको इकोनॉमी की ये मेजर पॉइंट्स, ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स याद होना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं कि क्या कहा है आरबीआई के गवर्नर ने। तो देखिए सबसे पहली बात क्या कही है, देखिए इन्होंने कहा है कि भाई अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना, जो लंबे समय तक अपना गेम खेलना चाहता है, लंबे समय का इन्वेस्टर है, तो वो तो भारत में जरूर आए, वो अपना पैसा भारत में जरूर लेके आए। उसी के लिए भारत में कंडीशन जो है एकदम बेहतरीन बनी हुई है। भले ही से टैरिफ लगाया हुआ है, भले ही से पूरे वर्ल्ड में इस समय अनस्टेबिलिटी चल रही है, बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में एकदम जबरदस्त चीजें चल रही हैं। क्या क्या जबरदस्त चीजें? सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि इंडिया में जो स्टेबिलिटी है ना, वो 3 तरह की स्टेबिलिटी पूरी तरीके से है। सबसे पहला मॉनेटरी स्टेबिलिटी, यानी मौद्रिक रूप से यहां पर एकदम स्टेबिलिटी है। कोई ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, कम है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ एकदम बैलेंस चल रहा है। साथ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ का मार्केट, जो स्टॉक मार्केट है, वो एकदम स्टेबल बना हुआ है, कोई वहां पर दिक्कत नहीं है, कोई वहां परेशानी नहीं है, आराम से चीजें हो रही हैं। और साथ में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो हमारी सुपर है। हमारे यहाँ ऐसा भी कुछ भी नहीं है कि पाकिस्तान की तरह भाई कि कोई भी आज तक प्रधानमंत्री अपना पूरा कार्यकाल ही पूरा नहीं कर पाया, ठीक है। तो पॉलिटिकली इंडिया बहुत एकदम स्टेबल है। आप पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे तो मेजर इकोनॉमीज ऐसी हैं जहां पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, इटली हो, ठीक है, या फिर कनाडा हो, ठीक है। भारत के तो सारे पड़ोसी ऐसे ही हो रहे हैं इस समय, लेकिन भारत में क्या है, पॉलिटिकली पूरी स्टेबिलिटी यहां पर बनी हुई है। इसके साथ साथ यहां पर क्या कहा है, देखिए कंसिस्टेंसी एंड सेंट्रली कोनेजर, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे कही है कि यहां पर क्या है, बिजनेस को लेकर एक कंसिस्टेंसी है। हम लगातार अपनी चीजों में सुधार कर रहे हैं। आज इंडिया में 1.5 लाख से भी ज्यादा जो स्टार्टअप्स हैं वो काम कर रहे हैं। उसमें कई सारे ऐसे हैं जो यूनिकॉर्न बन चुके हैं, जो कि पहले नहीं थे। तो हम लगातार अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं और लगातार कंडीशंस में सुधार कर रहे हैं, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत फायदा है। हमारे बिजनेस को फायदा होगा, जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको भी फायदा होगा, सीधी सी बात है। तो वही यहां पर बात यहां पर कही गई है। इसके साथ साथ जो स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, हम उस पर भी काम कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल। अब इस पर पूरा एक आर्टिकल आप पढ़ सकते हो अलग से कि इंडिया में कैसे जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। आप इसको सर्च करके इस पर पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हो, और इस पर हम क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं अपने मेंस एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए कि भाई इंडिया में किस तरीके से ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स क्रिएट किए जा रहे हैं। अगर इसके बाद हम बात करें तो यहां पर उन्होंने क्या कहा आरबीआई के गवर्नर ने कि भाई इस समय पूरा जो मार्केट है ना, वो उसमें इकोनॉमी में हेडविंड्स आ रहे हैं, ठीक है। ये हेडविंड एक शब्द है यहाँ पर, हेडविंड्स, ठीक है ना। तो हेडविंड और टेलविंड्स ये 2 शब्द होते हैं, ठीक है। टेल मतलब पूंछ, हेड मतलब सर। अब अगर आगे से मुझ पर कोई वार करेगा, आगे से हवा आएगी तो पीछे की तरफ जाऊंगा, और पीछे से अगर कोई धक्का देगा तो मैं आगे की तरफ जाऊंगा, ठीक है ना। तो हेडविंड एक तरह का वर्ड है जो शो करता है क्या, डिस्ट्रक्शंस, है ना, जो डिस्टर्बेंस शो करता है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि मेजर इकोनॉमी जो है ना वर्ल्ड की, जो एडवांस इकोनॉमी है, वो बहुत सारी हेडविंड्स को इस समय फेस कर रही है, यानी उनकी इकोनॉमी में बहुत सारे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहे हैं, जो कि इंडियन इकोनॉमी में भी नहीं है। क्यों नहीं है, उसकी वजह है, बताता हूं आपको। देखिए चाइना की इकोनॉमी की बात करें ना, तो चाइना की इकोनॉमी जो लगभग 60-70% इकोनॉमी एक्सपोर्ट पर डिपेंड है, ठीक है। उसके एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा तो पूरी इकोनॉमी कोलैप्स। अगर हम ब्रिटेन की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो ये सब मेजरली एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है।
बट इंडियन इकोनॉमी कैसी है? इंडियन इकोनॉमी में जो मेजर पार्ट है जीडीपी का, वो हमारी कंट्री की डिमांड से ही पूरा हो रहा है। हमारी जीडीपी एक्सपोर्ट पर उतनी डिपेंड नहीं है जितनी डोमेस्टिक डिमांड पर डिपेंड है। आपने देखा होगा कि वर्ल्ड में कहीं भी अगर मंदी आती है तो उस मंदी का बहुत ज्यादा असर भारत पर नहीं पड़ता। क्यों? भारत की इकोनॉमी में ग्लोबल डिमांड का उतना इंपैक्ट है ही नहीं। भारत में तो डोमेस्टिक डिमांड ही इतनी है कि हमारे इन्वेस्टर को अपना माल बाहर बेचने की नीड ही नहीं पड़ती है। तो वो यहां पे हमारे लोगों ने कहा कि 90% जीडीपी जो हमारी है वो डोमेस्टिक डिमांड कंट्रीब्यूट करती है। हमारे आरबीआई के जो चेयरमैन उन्होंने कहा, इसीलिए इंडिया इन सारे टैरिफ से, जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में गड़बड़ चल रही है, जो ग्लोबली अनसर्टेनिटी हो रही है, उनका इंडिया पर इतना कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे तो डोमेस्टिक डिमांड ही बहुत जबरदस्त है। इसके साथ साथ क्या कहा कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो बहुत ट्रांसपेरेंट है, रूल बेस्ड है और फॉरवर्ड लुकिंग है। इसीलिए हमारे यहां आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आप आइए और यहां पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। साथ ही साथ यहां पर क्या कहा कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, और हम लोग क्या करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स को यहां पर क्या करते हैं, सीमलेस एंट्री प्रदान करते हैं। यानी हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट है वहां पर एंट्री करना, एग्जिट करना बहुत आसान है। अगर आप आना चाहते हैं तो आइए, जाना चाहते हैं जाइए। बहुत इजीली आप यहां से अपना इन्वेस्टमेंट निकाल भी सकते हो और लगा भी सकते हो। इसीलिए हमारा जो है फायदेमंद है, आप यहां पर आइए। बैंकिंग सिस्टम जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कहा कि हमारा जो हेल्दी बैलेंस शीट वाला बैंकिंग सिस्टम है वो आपको खूब फायदा पहुंचाएगा। इसके साथ साथ हमारा जो है प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रांग है, वो भी आपको फायदा पहुंचाएगी। हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है बैंकों के वो लगातार कम हो रहे हैं। अभी आपने कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले रिपोर्ट देखी, उसमें आरबीआई ने बताया कि हमारे जो बैंकिंग सिस्टम है उसका एनपीए बहुत कम हो गया है, पहले से लोअर, बहुत बहुत कम हो गया एनपीए, बहुत रिकवर हो रहे हैं। हमारा जो इंसॉल्वेंसी कोड है उसकी वजह से बहुत सारी चीजें रिकवर हो रही हैं। तो ये सब चीजें हमारे जो आरबीआई के चेयरमैन हैं उन्होंने बताई हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हमारी इकोनॉमी के इस समय है, आपको यहाँ पर समझ में आ गई। ना आगे बढ़ते हैं तो एक और चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, एक और न्यूज इंपॉर्टेंट यहां पर देखने को मिलेगी। देखिए अभी कंट्री में क्या है कि कहीं भी अगर इलेक्शन होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों, चाहे वो विधानसभा के हों या किसी भी लेवल के हों, तो वहां पर जो कैंडिडेट, जो उम्मीदवार खड़े होते हैं चुनाव में, अगर उनके अगेंस्ट कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं होता है, सिंगल उम्मीदवार होते हैं, तो उनको निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया जाता है। और ऐसा कई बार हुआ है देश में, ठीक है, करीब 24-25 बार ऐसा हो चुका है आजादी के बाद से लेकर अब तक, कि निर्विरोध लोगों को चुना गया। तो अभी एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गई है और उसमें यह कहा गया है कि भाई ये चीज जो है ना, ये संवैधानिक नहीं है। अगर आप किसी भी इंसान को निर्विरोध विजेता घोषित कर रहे हो तो ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। क्यों कहा गया है? हमारी ईवीएम में एक बटन होता है नोटा, नन ऑफ द एबव, और हर एक वोटर को उस नोटा पर वोट करने का अधिकार होता है, ठीक है। तो वो पिटीशन में यही कहा गया है कि भाई अगर आपने निर्विरोध किसी को चुन लिया तो वोटर को नोटा दबाने का मौका ही नहीं मिला। जो उसका एक राइट था सबको सबको नकारने का, वो आपने दिया ही नहीं उसको। हो सकता है कि भाई एक ही कैंडिडेट हो, चुनाव होता तो सारे के सारे वोटर नोटा पे करते, उस अकेले व्यक्ति को भी कोई वोट नहीं करता, लेकिन आपने मौका नहीं दिया, आपने तो उसको जितवा दिया। तो ये असंवैधानिक है, इसको रोकिए। इस पर एक पिटीशन दाखिल हुई। उस पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा, आइए देखते हैं। देखिए ये मैंने आपको बताया कि पिटीशन जो दाखिल हुई वो विधि सेंटर, एक थिंक टैंक है, एक लीगल रिसर्च थिंक टैंक है। इसने लीगल पॉलिसी एक पे क्वेश्चन किया, और जो हमारा द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे लोकसभा और असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, उसका सेक्शन जो 53(2) है, इसको उन्होंने चैलेंज किया कि भाई ये गलत है। इस सेक्शन में क्या लिखा है? तो इस सेक्शन में ये लिखा है, ये लिखा है, क्या लिखा है कि इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स टू बी फिल्ड, यानी जितनी सीट्स फिल्ड होनी है, जितनी सीटों पर चुनाव होना है, अगर उतने ही कैंडिडेट हैं, मतलब अगर 5 सीट हैं और 5 ही कैंडिडेट हैं तो मतलब हर सीट पे एक एक होगा। अगर 2 सीट हैं और 2 ही कैंडिडेट हैं तो हर सीट पे एक एक होगा। तो अगर ऐसा है तो फिर क्या करिए, रिटर्निंग ऑफिसर शैल फोर्थविथ डिक्लेयर ऑल सच कैंडिडेट टू बी ड्यूली इलेक्टेड टू फिल दो सीट। यानी जो हमारा रिटर्निंग ऑफिसर है, ऐसी स्थिति में उनको निर्विरोध विजेता घोषित कर देता है।
ये सेक्शन 53 कहता है और इसी को अपोज किया है विधि सेंटर की लीगल पिटीशन ने। क्यों किया है? तो उसने बताया कि भाई ये क्या है, एक फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। क्यों? क्योंकि भाई क्या कह रहा है, कैंडिडेट्स को अगर ये वाली चीज फॉलो हो रही है तो कैंडिडेट्स को क्या हो रहा है, नोटा पर वोटर जो हैं उनको नोटा पर वोट देने का राइट उनको नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है क्या है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। अब यहीं पे आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था 2013 में, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लाइबर्टीज विद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कहा था कि द राइट टू कास्ट अ नेगेटिव वोट बाय चूजिंग नोटा वाज प्रोटेक्टेड इन डायरेक्ट इलेक्शंस अंडर 19 आर्टिकल। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि नोटा पर वोट डालने का जो राइट है, जो नेगेटिव वोट का राइट है, वो आर्टिकल नंबर 19 के तहत रिप्रेजेंटेशन का हमारा राइट है। जब रिप्रेजेंटेशन का राइट है, अभिव्यक्ति का राइट है, हम अभिव्यक्त कर रहे हैं ना कि तुम्हें भी हम नहीं चुनेंगे, तुम्हें भी नहीं चुनेंगे, क्या हमारी अभिव्यक्ति है, तो नोटा के द्वारा हम अपनी अभिव्यक्ति बता रहे हैं। ये आर्टिकल नंबर 19 के तहत प्रोटेक्टेड है, हमारा मूल अधिकार है। और अगर आपने किसी को निर्विरोध जिता दिया तो इसका मतलब आपने मूल अधिकारों का हनन किया है, आपने वायलेशन किया है हमारे फंडामेंटल राइट्स का। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई इसमें संशोधन करिए या फिर इसको हटाइए, ये कह रहे हैं विधि सेंटर वाले। अब तक क्या हुआ है, अगर हम 1951 से लेकर और 2024 तक देखें तो कुल मिला के 26 ऐसे कंटेस्टेंट थे जिनको जिताया गया, जिनको निर्विरोध रूप से जिताया गया। अगर हम ईयर बाय ईयर देखें तो यहां पे लिखा हुआ है 1957 में देखिए 7 लोग थे ऐसे, ठीक है। उसके बाद फिर 5 लोग थे 1951 में और 1967 में। उसके बाद 2 लोग थे 1977 में और एक एक आदमी को चुना गया है इतने सालों में, ठीक है। ऐसे करके कुल मिला के 26 लोगों को इस बार चुना गया है 1951 से लेकर आज तक निर्विरोध। और अगर हम देखें तो इन सारे इलेक्शंस में करीब करीब 82 लाख वोटर्स को वोट डालना था, लेकिन क्योंकि इनको निर्विरोध चुन लिया गया इसलिए वो सारे लोग वोट नहीं डाल पाए। हालांकि नोटा का बटन पहले नहीं आया था, नोटा का बटन तो बाद में ऐड हुआ है, लेकिन फिर भी इतने सारे लोगों का जो है वो राइट एक क्या हुआ, इन्फ्लुएंस हुआ। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि भाई इसको आप चेंज करिए। अब इस पर इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा, इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पे कहा कि भाई देखो ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसा अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। बहुत रेयरिटी है ये, रेयरिटी। इन्होंने कहा कि पिछले 20 लोकसभा इलेक्शन में 1951 से लेकर अगर 2024 की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 20 लोकसभा इलेक्शन हुए हैं और उन 20 लोकसभा इलेक्शन में केवल 9 लोग ही लोकसभा में जा पाए ऐसे निर्विरोध। 20 बार लोकसभा का इलेक्शन हो गया है और उस 20 बार के लोकसभा इलेक्शन में एक बार में कितने चुने जाएंगे, 543। आप राउंड फिगर करके 500 मान लीजिए, तो करीब करीब 10,000 लोग चुने गए और 10,000 में से केवल 9 लोग ही निर्विरोध चुने गए हैं। सेकंड क्या बोला, सेकंड बोला कि पिछले 30 सालों में, 3 डिकेड्स, पिछले 30 सालों में केवल एक कैंडिडेट ऐसा है जो लोकसभा में निर्विरोध गया है। बाकी सब जितने भी गए ना वो सब राज्यसभा में गए, राज्य की विधानसभाओं में गए। यानी विधानसभाओं के चुनावों में ये ज्यादा होता है कि निर्विरोध चुना जाए। पिछले 30 सालों में लोकसभा में केवल एक ही गया है, इसीलिए ये बिल्कुल रेयरिटी है। इसीलिए इसको इतना ज्यादा आप चिंता ना करें, ये कोई अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होता है जब ऐसा होता है। और साथ में एक बात और भी कही इलेक्शन कमीशन ने कि भाई अगर हम रिप्रेजेंटेशन एक्ट को देखें 1951 के, तो उसमें यही कहा गया कि भाई नोटा जो है ना वो क्या है, वो अगर मतदाता वोट डाल रहे हैं तब वो नोटा पर वोट डाल सकते हैं। यानी अगर वोटिंग हो रही है तब नोटा का अधिकार है, जब वोटिंग ही नहीं हो रही है तो नोटा का कोई अधिकार भी नहीं है। यही इन्होंने कहा। क्या क्या कहा, देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि, देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि place where the voter come to the polling booth to cast their vote, therefore treating nota as a mandatory contesting candidate in all direct contest election does not find place in the state and the same would require। यानी इन्होंने कहा कि वोटिंग हो रही हो कहीं तब नोटा का अधिकार है, ऐसा नहीं है कि नोटा को आप मैंडेटरी मान लो कि मैंडेटरी ना, वोटिंग हो रही है कहीं तब नोटा जरूरी होगा, लेकिन वोटिंग ही नहीं हो रही है तो फिर नोटा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पर। ऐसा इलेक्शन कमीशन ने कहा अपने रिप्लाई में।
अब आगे देखना है कि क्या होगा, कि आगे क्या होता है, कैसा सुप्रीम कोर्ट इस पे अपना निर्णय देता है। तो मित्रों, ये कुछ खास न्यूज थी जो पिछले हफ्ते न्यूज़पेपर में रही हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आई होगी। आप सभी लोग जो भी नए हैं वो देवघर आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नई वीडियोस यहाँ पर मिलती रहें और हम भी आपके लिए ऐसी नई वीडियोस लेके आते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, हम उस पर वीडियो जरूर लेकर आएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। आप सभी को मेरा नमस्कार।